students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter solution, जिसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी कि विलियन। तो बच्चों विलियन में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था राउल्स लॉ, राउल का नियम ठोस द्रव निकाय के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दिया था अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हमने डिस्कस किया था भाई अणुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो बच्चों चार प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म थे। पहला वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब। ये चारों प्रॉपर्टी ऐसी है बच्चों जो डिपेंड करती हैं विलायक में घोले गए विलय के मोलों की संख्या। मतलब अगर मोल बदलोगे तो इन गुणों के मान बदल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है वाष्प दाब वो नहीं बदलेगा। वाष्प दाब में जो कमी आ रही है ना, वो कमी बार बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब तो फिक्स होता है, कुछ मिलाओगे तो वाष्प दाब कम हो गया, लेकिन वो तो विलयन का हुआ ना। ठीक है, अब आप कुछ और मिलाओगे तो वाष्प दाब और कम होगा। तो विलायक का तो फिक्स है ना। जैसे जैसे तुम मिलाते गए विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आ रही थी वो कमी बदल जा रही है। आई बात समझ में। सिमिलरली क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। क्वथनांक कभी भी नहीं बोलेंगे कि क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन मतलब कि मेरे पास मान लो 1 किलो पानी है, मैंने 1 मोल ग्लूकोज घोला तो बच्चों क्वथनांक बढ़ेगा। अब मैंने 1 मोल की जगह 2 मोल घोला तो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में जो वृद्धि है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्वथनांक ही पढ़ने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक होता क्या है, तो मैं कहूँगी भाई क्वथनांक मतलब अगर मैं कोई द्रव को गर्म करूँ तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वाष्प में बदलेगा, है ना। तो भाई जब द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को मुझे कह देना चाहिए क्वथनांक। लेकिन इतना काफ़ी है, द्रव उसका वाष्प दाब तो फिक्स होता है। अब वाष्प में क्यों बदलेगा, तो हम कहेंगे वाष्प दाब अगर हम गर्म करेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो बच्चों वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच गया तभी तो क्वथनांक बोलेंगे, नहीं तो वाष्पन है ना। मान लो गर्मी है तो तालाब के तालाब सूख जाते, तो हम कहते भाई द्रव के अणु जो अपनी सतह छोड़कर वातावरण में मिक्स होते रहते, ये घटना तो वाष्पीकरण है ना, इवेपोरेशन है, वाष्पन की प्रक्रिया है। तो क्वथनांक और वाष्पन में फर्क है। क्वथनांक मतलब एक फिक्स टेम्परेचर, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे हम कहते हैं क्वथनांक। कोई तकलीफ नहीं। तो पहले तो हम देखें क्वथनांक क्या है। तो बच्चों आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्वथनांक उन्नयन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वथनांक क्या है। तो बच्चों वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उस ताप को हम कह देंगे क्वथनांक। ठीक है, अब मान लो बच्चों आपके पास शुद्ध विलायक है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, मान लो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। ठीक है, तो मैंने ले लिया भाई शुद्ध विलायक, मान लो पानी है। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि भाई विलायक है तो बच्चों कोई भी लिक्विड, विलायक मतलब द्रव हुआ ना, तो कोई भी द्रव उसका वाष्प दाब तो फिक्स रहेगा। तो हम हाँ लिक्विड है तो वेपर प्रेशर तो फिक्स रहेगा। तो बच्चों शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट है। तो मैंने मान लिया भाई आपने जो विलायक लिया है, मान लो इसका वाष्प दाब जो है ना, माना विलायक का वाष्प दाब, पिछली बार हमने P0 लिखा था, तो हम कह रहे हैं कि चलो P0 ही है, विलायक का वाष्प दाब P0 और ये फिक्स है। तो मान लो मैंने कहा 700 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि नहीं इसको उबालो, क्वथनांक बताओ। तो तुम कहोगे क्वथनांक मतलब इसको गर्म करो। तो गर्म करते करते क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। जब द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए तो तुम कहोगे वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उस टेम्परेचर को मैं क्या कह दूं, तो भाई उस टेम्परेचर को मैं क्वथनांक कह दूंगी। तो बच्चों ये द्रव है, इसका वाष्प दाब मान लो 700।
अब मैं कह रही हूँ कि नहीं, इसका वाष्प दाब जो है तुम वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाओ। ठीक है, तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब फिक्स होता है एंड दैट इज 1 atm, और 1 atm मतलब 760 मिलीमीटर मरकरी। वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। मतलब तुम्हें इसका वाष्प दाब 700 से कितना ले जाना है, 760। तो तुम कहोगे वाष्प दाब कैसे बढ़ेगा, ताप बढ़ाओ, वाष्प दाब बढ़ेगा। विद्रव तो तुम्हारा फिक्स है ना। अब प्रेशर कैसे बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते चलो, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगी भाई 700 से 760 लाना है। क्यों? क्योंकि मुझे द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको बॉईल करना है। ठीक है, तो तुम कहोगे भाई यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो तो गर्म करना पड़ेगा। ओके, तो हमने कहा भाई अगर ये प्रोसेस आप चाहते हैं तो आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है भाई, बॉईल करने के लिए मतलब 700 से 760 पहुंचाना था, है ना। और हीट करना है तो मैं यहाँ हीट का साइन बना लेती हूँ। हीट कर लो, पहुंच जाएगा आगे। अब मान लो बच्चों कि तुम चाहते हो कि नहीं मुझे तो विलियन बनाना है। ठीक है, तो अब आप विलियन बनाओ। तो विलियन मतलब, तो हम कहेंगे ये विलायक था, हमने क्या घोल दिया इसमें, हमने मिला लिया अवाष्पशील व विद्युत अनवघटीय। ठीक है भाई, अवाष्पशील व विद्युत अनवघटीय विलय मिला लेते हैं। ओके, तो बच्चों हमने इसमें मिलाया अवाष्पशील व विद्युत अनवघटीय विलय। क्या बन गया? तो विलायक में अगर विलय मिलाओगे तो हम कहेंगे विलियन बनेगा। ओके, तो ये विलियन बन गया। अब आपको पता ही है कि जब भी हम अवाष्पशील और विद्युत अनवघटीय विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है। पहले P0 था, बाद में PS पढ़ा था ना हमने वाष्प दाब का उन्नमन। तो हम कहेंगे भाई तो विलियन है और विलियन का वाष्प दाब तो कम हो जाएगा। तो हम लिख लेते भाई माना विलियन का वाष्प दाब विलियन का वाष्प दाब मान लो PS और कम होगा भाई, पहले 700 था, मान लो 680 हो गया। ठीक है, सपोज माना है बच्चों, है ना, कोई फिक्स डेटा तो है नहीं, माना है। अब मैं कहूँगी ठीक है भाई 700 था और 680 हो गया, इसको भी उबालो, बॉईल कर। तो तुम कहोगे बॉईल करना मतलब इसके वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर ले जाना। ठीक है, तो मैं कहूँगी देखो पहले 700 से 760 ले जाना था, अब 680 से 760 ले जाना है। 700 वाले को 760 पहुँचाना था, अब क्या करना है? तो भाई अब 680 को 760 पहुँचाना है। तो तुम कहोगे 7 से 760 दूरी कम लग रही थी, 680 से 760 दूरी ज़्यादा लग रही, ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, है ना। तो हीट सप्लाई ज़्यादा कैसे करूँगी, ज़्यादा गर्म करूँगी, हीट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कहेंगे भाई मतलब फंस गए, है ना, यहाँ और अधिक गर्म करना पड़ेगा। बोलो बात सही है कि नहीं, है ना। पिछली बार हमें हीट तो करना ही था, अब हम कहेंगे लो हीट तो करना है लेकिन आपने तो परेशानी बढ़ा दी, अब हमें और ज़्यादा गर्म करना है। मतलब इतनी सी बात है कि पहले सिर्फ शुद्ध जल था तो शुद्ध जल का क्वथनांक कम होगा, तुमने उसमें ग्लूकोज घोल दिया, शुगर घोल दिया, सुक्रोज घोल दिया, यूरिया घोल दिया, तो वाष्प दाब में कमी आएगी और इस कमी से क्वथनांक में वृद्धि होगी, मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब पानी में कुछ भी मिलाया तो अब वो 100 पे नहीं उबलेगा, फिक्स है, अब वो 100 से ज़्यादा पे ही बॉईल होगा। समझे मेरी बात। अब एग्जाम में बच्चों आपको ये बनाना नहीं, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तब आप अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस जो आराम से कर सकते हैं। क्लियर। अब हम गए इसको थियोरी में लिखना है, तो बच्चों इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो देखो क्वथनांक उन्नयन, तो हम कहेंगे अवाष्पशील और विद्युत अनवघटीय विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव विलायक से कम होता है। तो हम कहेंगे हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि पानी में जैसे ही ग्लूकोज मिलाओ तो वाष्प दाब में कमी आएगी। तो ग्लूकोज क्या है? तो मैं कहूँगी अवाष्पशील, ग्लूकोज खुद तो वाष्प बनाता नहीं। और दूसरा विद्युत अनवघटीय, मतलब आयंस में तो नहीं टूटता, तो ग्लूकोज अवाष्पशील पदार्थ है, विद्युत अनवघटीय है यानी आयंस में नहीं टूटता।
ठीक है, तो हम कहेंगे देख लो इसका वाष्प दाब कम होता है सदैव पानी से यानी कि विलायक से, तो हम कहेंगे हाँ। अब बच्चों मुझे बॉयल करना है, यानी मुझे इस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर लाना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है। तो बच्चों विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए तुम कहोगे अब ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी और अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः विलयन का क्वथनांक सदैव विलायक से अधिक होता है, मतलब पानी में कुछ भी मिलाओ तो क्वथनांक ज़्यादा आएगा। तो बच्चों क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्या होगी, तो हम कहेंगे क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो अब चारों प्रॉपर्टी पड़ेगी, वाष्प दाब जैसे जैसे घटेगा वैसे इनमें परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन क्यों हुआ, क्योंकि वाष्प दाब का क्या हुआ, अवनमन। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम पानी में या विलायक में कुछ भी अवाष्पशील और विद्युत अनवगटीय पदार्थ मिलाएंगे तो क्वथनांक तो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वाष्प दाब घटेगा। अब बच्चों क्वथनांक उन्नयन की स्टडी को हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपी, है ना। क्वथनांक उन्नयन को हम जब स्टडी करते हैं तो इबुलियोस्कोपी, ठीक है। तो आप कहेंगे चलो भाई क्वथनांक उन्नयन तो क्लियर। अब आपको क्या करना है, वाष्प दाब ताप वक्र से क्वथनांक उन्नयन को आपको समझाना है। तो देखो दिए गए ग्राफ में शुद्ध विलायक व विलयन के लिए वाष्प दाब ताप वक्र दिए गए हैं, मतलब तुम्हें ग्राफ खींचना है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो तुम्हें पता है जैसे जैसे ताप बढ़ाऊंगा वाष्प दाब बढ़ेगा, समानुपाती तो नहीं है बट बढ़ता तो है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई वाष्प दाब ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है विलायक और दूसरा क्या है, विलयन। तो बच्चों विलायक का वाष्प दाब तो हमेशा ज़्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब थोड़ा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो पहले मैं कहूँ वाष्प दाब ताप के बीच में ग्राफ खींचो तो तुम कहोगे ये, मान लो सिर्फ पानी है तो तुम कहोगे ये ग्राफ, जैसे जैसे ताप बढ़ाऊंगा वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो आपने ग्राफ खींचा है ये शुद्ध विलायक की बात कर रहे हो, ओके। अब क्या करो, तो मान लो अब तुमने ग्लूकोज घोल दिया, अवाष्पशील विद्युत अनवगटीय पदार्थ घोल दिया, ठीक है, घोलो। तो तुम्हें पता है वाष्प दाब कम हो जाएगा, है ना। अब मैं कह रही हूँ उसको भी बॉईल करना है, तो उसको बॉईल तो सब चीज़ें होंगी, ऐसे तो है नहीं कि पानी में ग्लूकोज डाल दिया तो बॉईल नहीं होगा, बॉईल तो होगा, लेट होगा, है ना। मुझे ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा पर मना कर देगा नहीं बॉईल ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम कहेंगे भाई विलयन की बात करोगे तो वाष्प दाब घट जाएगा, ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, ओके। तो ऊपर वाला ग्राफ विलायक को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला ग्राफ विलयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो तुम क्वथनांक बताओ, तो क्वथनांक मतलब जब मैं ताप बढ़ाऊंगी तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और जब वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाए तो उस बिंदु को मैं क्वथनांक कह दूंगी, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि भाई मान लो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने एक, है ना। यहाँ पे जो दाब है बच्चों वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगर आपके कोई भी द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया तो यहाँ जो प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुँच गया। तो हम कहेंगे चलो पहले विलायक को देखते हैं। तो देखो विलायक जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वाष्प दाब बढ़ता है, तो बढ़ते 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 मान लो ये, है ना, यहाँ पे वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, यहाँ पहुँच गया, है ना। तो जब वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते बच्चों इसके बराबर पहुंच गया तो तुम कह दोगे ये वाला क्या है, ये वाला जो ताप आएगा नीचे ताप की लाइन पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना, क्रॉस करेगा, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो वो जो लाइन है वो ताप पे जहाँ काटेगी वो ताप क्वथनांक है, टेम्परेचर यही तो होता है, बॉइलिंग पॉइंट यही होता है। तो हम कहेंगे हाँ बात तो सही चल रही, ओके। तो भाई ये वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो गया, तो ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है ये आपका हो गया क्वथनांक टीबी, लेकिन ये तो विलायक का है, ठीक है। अब विलयन का बताओ, तो तुम कहोगे देखो विलयन का वाष्प दाब बढ़ते 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 कब पहुंचेगा इसके बराबर, ये यहाँ, है ना, अब पहुंच गया इसके बराबर। तो अब ये जहाँ काटेगा वो विलयन का क्वथनांक है। तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो ये भी सही आपकी, है ना। तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए
तो इससे संबंधित ताप को हम कहेंगे विलयन का क्वथनांक। ठीक है, तो भाई एक हो गया टीबी, दूसरा हो गया T1। तो बच्चों ग्राफ में तो हम लिख लेते हैं कि बिंदु ए और बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो बच्चों वक्र या ग्राफ में बिंदु ए व बी पर बिंदु ए व बी पर क्रमशः विलायक व विलयन के वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई जिस टेम्परेचर पे इनके वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गए बच्चों, वो टेम्परेचर जो है वो तो हमें क्वथनांक बोलने चाहिए। ठीक है, तो इनके वाष्पदाब क्रमशः वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाते हैं, अतः ये या अतः इनसे संबंधित ताप इनके क्वथनांक होंगे। तो इनकी मतलब पहला विलायक का और दूसरा विलयन का। ठीक है, इनके क्वथनांक होंगे विलायक व विलयन। ओके, अब क्या करें भाई, विलायक का क्वथनांक हो गया, विलयन का क्वथनांक हो गया, अब आगे कैसे बढ़े? तो हम कहेंगे देखो एट द पॉइंट ए हो गया, एट द पॉइंट बी हो गया। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, क्वथनांक बढ़ रहा है ना, पहले क्वथनांक इतना था, आगे गए तो क्वथनांक बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि कितनी आएगी? तो बच्चों ये जितना गिरेगा उतना ही बढ़ेगा, और गिराओगे तो और बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे क्वथनांक उन्नयन वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती। क्वथनांक जितना बढ़ेगा तो तुम कहोगे वाष्पदाब जितना गिरा क्वथनांक उतना बढ़ता जाएगा, और वाष्पदाब अवनमन तो हम कहेंगे राउल्स लॉ, विलेय के मोल भिन्न, है ना। अब विलेय के मोल भिन्न या मैं एक शुद्ध विलायक फिक्स कर लेती हूँ और कंपैरेटिव स्टडी करूँ तो हम क्या देखेंगे बच्चों? पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वक्र में हम क्या देख रहे हैं, टीबी क्या है। तो हम कहेंगे पहले टीबी आया था, बाद में T1 आया था। तो भाई टीबी तो है विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो इन द ग्राफ टीबी क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का क्वथनांक। और T1 क्या है? तो हम कहेंगे T1 है विलयन का क्वथनांक। ठीक है, तो भाई विलायक का क्वथनांक हो गया, विलयन का क्वथनांक हो गया। नाउ डेल्टा टीबी, तो हमने क्या देखा था? टीबी कम है, T1 ज़्यादा है। टीबी कम था, विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक क्या है? थोड़ा ज़्यादा है, तो क्वथनांक में वृद्धि हुई ना भाई, है ना। तो बच्चों डेल्टा टीबी क्या है? तो T1 माइनस टीबी, यानी क्वथनांक में वृद्धि। और क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहेंगे भाई? क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो क्वथनांक में आई यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसके समानुपाती हैं? तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, तो आप बताएंगे प्रयोगों से पाया गया कि by different experiments it was observed that, प्रयोगों से पाया गया कि क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती है। अब ये भी वही चीज़ है बच्चों, मोललता क्या? तो हम कहेंगे 1 किलो विलायक में विलेय के कितने मोल्स है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो हम लिख लेते हैं Kb इंटू मोललता। अब Kb क्या है भाई? तो बच्चों Kb है
मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि भाई विलियन की मोल था, ठीक है, आपने क्या कितने मोल्स घोले, अब ग्लूकोज है, सुक्रोज है, जिसके भी कितने मोल्स घोले, पर डिपेंड करता है ना पानी में बना रहे हो विलियन, कि बेंजीन में बना रहे हो, कि ईथर में बना रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो, किस में बना रहे हो। तो पर्टिकुलर अगर आप किसी लिक्विड को ले लेते तो उसका क्वथनांक फिक्स है, उसकी वाष्पन की ऊष्मा फिक्स है ना, और मोलर मास भी फिक्स है। तो सारी चीज़ें कांस्टेंट करके हमने कांस्टेंट ले लिया Kb। तो Kb जो है बच्चों 1 किलो विलायक की बात चल रही है, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया 1 किलो विलायक है। तो Kb जो है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बच्चों आप इसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो बोलेंगे उन्नयन स्थिरांक या फिर बोलेंगे बच्चों इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, Kb इंटू मोललता, मोललता क्या है? तो हम कहेंगे मोललता विलेय का भार अपॉन विलेय का अणु भार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार। ठीक है, तो बच्चों मोललता है ना, हम लिख देते भी, हम जानते हैं कि मोललता का फॉर्मूला लिख दे तो हम कहेंगे मोललता होती है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000। क्यों? क्योंकि अगर विलायक का भार ग्राम्स में हो। ठीक है, तो अगर ये समीकरण 1 है तो इसको मैं समीकरण 2 कर देती। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से तो बच्चों या तो लिख दो Kb इंटू मोललता, या फिर मोललता का फॉर्मूला लिखो भार बटा अणुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार। तो हम कहेंगे ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बच्चों डेल्टा TB इक्वल्स टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। सही है, फॉर्मूला याद रखना है, समीकरण 3। कोई पूछे क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बोलेंगे Kb इंटू मोललता, मोललता क्या होती है? 1 किलो विलायक में विलेय के कितने मोल्स है, और अब तुम्हें दिया होगा नहीं, भार दिया हुआ है, अणुभार दिया हुआ है, तो सीधा डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w, छोटा बबलू हमेशा ऊपर आएगा बताया था, डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। ठीक है, डेल्टा TB तो तुम कहोगे क्वथनांक उन्नयन, KB तो तुम कहोगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w तो स्मॉल फॉर विलेय सॉल्यूट एंड कैपिटल फॉर विलायक, है ना। तो बच्चों स्मॉल w तो हम कहेंगे स्मॉल w विलेय का भार किस में होना चाहिए? ग्राम्स में। ठीक है, फिर स्मॉल m विलेय का अणुभार, ये भी किस में होना चाहिए? तो अणुभार किस में होता है? ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कैपिटल W तो विलायक का भार, तो बच्चों कैपिटल W विलायक का भार किस में? तो हम कहेंगे ग्राम्स में। और ऊपर 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने तो KB मोलल उन्नयन स्थिरांक 1 किलो के हिसाब से K निकाला है, कि हमने तो मान के चला पानी 1 किलो है, अब तुमने नहीं लिया 1 किलो, तो तुमने 500 ग्राम लिया, है ना, तो हमने वहाँ कैपिटल W लिख दिया ग्राम्स में और 1000 से डिवाइड करके 1000 ऊपर लिख दिया, क्योंकि हमें तो केजीज में आंसर चाहिए, इसलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो अगर तुमसे कोई पूछ ले KB का मात्रक, तो KB है उन्नयन स्थिरांक, मात्रक क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता, तो हम कहेंगे हाँ डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता। अब डेल्टा TB क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में, KB मोललता क्या होती है? 1 किलो में कितने मोल्स है? तो मोल प्रति किलोग्राम। तो बच्चों KB इक्वल्स टू, किलो ले जाओ यहाँ पे, किलो केल्विन प्रति मोल, यानी कि मोल इनवर्स। तो KB का मात्रक हो जाएगा किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है,
अब अगर केबी फाइंड ही करना है तो बच्चों केबी के लिए आपकी बुक में फॉर्मूला है, केबी का मान वॉन हॉफ समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, केबी का मान वॉन हॉफ समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, क्या है केबी का फॉर्मूला? तो बच्चों केबी है एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ठीक है, ये याद रखना है फॉर्मूला, है ना भाई। केबी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। अब बच्चों केबी क्या है? तो हम कहेंगे उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है? तो भाई केबी हर विलायक के लिए फिक्स होता है, भाई इस विलायक का इतना, इस विलायक का इतना। तो एम क्या है? तो हम कहेंगे जो विलायक आप ले रहे हैं उस विलायक का अणुभार। ठीक है, आर क्या है? तो हम कहेंगे आर गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। ठीक है, तो भाई आर है गैस स्थिरांक, वैल्यू दे रखी होगी आपको। टीबी क्या है? तो बच्चों टीबी है विलायक का अणुभार। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणुभार। डेल्टा एच वी क्या है? तो डेल्टा एच वी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की ऊष्मा। डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की ऊष्मा। तो बच्चों ये फॉर्मूले हैं केबी का मात्रक, केबी का फॉर्मूला और कैसे फाइंड करना है। सिंपल है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक क्वथनांक उन्नयन क्लियर। ठीक है, स्लाइड 1 से एक बार रिपीट करवा लेती हूँ बच्चों, वापस देखेंगे, फिर हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो बच्चों, पहली स्लाइड क्या है? तो हम कह रहे हैं पहली स्लाइड है क्वथनांक व क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक की परिभाषा क्लियर, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? तो हम कहेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसे हम कहेंगे क्वथनांक। अब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब फिक्स होता है, क्वथनांक मतलब इस वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर लाना है। तो तुम कहोगे मुझे लग रहा है दाब तो बढ़ाना है, मतलब गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तुम देखते हो बहुत सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही गायब हो जाती, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही उनका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, तो दौड़ के गायब हो जाता है। पेट्रोल रख दो गायब, हवा में कीटोन रख दो गायब, है ना। तो उनका वाष्प दाब जो है काफ़ी ज़्यादा होता है ऑलरेडी, तो गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें कि भाई इसमें हम जैसे ही कोई विलयन मिलाएंगे, तो आप कहेंगे विलयन मिलाओगे तो ये घट जाएगा। अब इसको वायुमंडल दाब के बराबर लाओगे तो और ज़्यादा गर्म कर लो, मतलब यहाँ क्वथनांक ज़्यादा रहेगा इससे। तो हमने कह दिया कि ठीक है, इन शॉर्ट विलयन का वाष्प दाब तो कम होता है, लेकिन विलयन का क्वथनांक क्या होता है? हमेशा विलायक से ज़्यादा होता है। और क्वथनांक में ये जो वृद्धि है इसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, जिसे हम दर्शाते हैं डेल्टा टीबी। ओके, फिर बच्चों हमने ग्राफ बना लिया। शुद्ध विलायक और विलयन के लिए हमने वाष्प दाब और ताप के बीच में वक्र बना ली। ठीक है, तो हमें पता है विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा रहेगा, विलयन का वाष्प दाब कम रहेगा। ओके, अब जब इनका वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाए? वायुमंडल दाब के बराबर, तो वो ताप क्वथनांक। और इसका भी देख लो, इसका ताप भी वायुमंडल दाब, इसका वाष्प दाब भी वायुमंडल दाब के बराबर पहुंच गया, तो वो टेम्परेचर इसका क्वथनांक। तो हम देख रहे हैं क्वथनांक में तो वृद्धि आएगी, तो क्वथनांक में आई यह वृद्धि हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट आएगा केबी, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। केबी है बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके, अब मोललता का फॉर्मूला तो हम कहेंगे भार बटा अणुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार। अब वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ये आपका हो गया क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला। अब बच्चों केबी का मात्रक, तो केबी का मात्रक है किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया केबी का मात्रक। केबी फाइंड कैसे करेंगे बच्चों?
तो के बी हम ज्ञात करेंगे वॉन हॉफ समीकरण, है ना। वॉन हॉफ समीकरण के अनुसार के बी इक्वल्स टू एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। डेल्टा एच वी हो जाएगी वाष्पन की ऊष्मा, जिसे आप कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.7। तो देखो, एक सॉस पैन में 1 किलोग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है। तो बच्चों जल तो विलायक है और ग्लूकोज क्या है, तो हम कहेंगे विलेय है। ओके, तो 18 ग्राम ग्लूकोज यानी विलेय का भार 18 ग्राम, 1 किलोग्राम जल, तो बच्चों विलायक का भार तो हम कहेंगे 1 किलो यानी 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1.013 बार दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब है बार के अंदर, है ना। पर जल किस ताप पर उबलेगा यदि जल के लिए केबी का मान, तो बच्चों तुम्हें केबी दे रखा है 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स, और आपको ये बताना है जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब क्वथनांक में कितना उन्नयन हो। तो पहले क्वथनांक उन्नयन बता दो, फिर क्वथनांक बता देंगे विलयन का। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो सब डेटा तो है, डेल्टा टी भी निकालना है। तो बच्चों अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। नाउ डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, तो 1000 इंटू के बी का मान है 0.52, स्मॉल w विलेय का भार, तो बच्चों विलेय का भार है 18 ग्राम, कैपिटल W पानी कितना है 1 किलो, स्मॉल m विलेय का अणुभार, तो विलेय क्या है तुम्हारे पास ग्लूकोज, तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अणुभार निकालेंगे, एक कार्बन का 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का 1, यहाँ 12 हाइड्रोजन है ना तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यहाँ आप रख लेंगे 180। अब कैंसिल कर दो, तो 1000 कैंसिल, 18 और 180 कितना हो गया 10 और 0.52, तो 2 0 और बस, और तो कुछ बचा नहीं। तो हम कहेंगे अब हमारा आंसर हो गया 0.052। अब बच्चों एक क्वथनांक में वृद्धि है कि भाई इतना बढ़ेगा। अब अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में जोड़ दोगे, भाई पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना जोड़ दूंगा तो 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, तब चलेगा। और केल्विन में जोड़ दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस की कोई मात्रक नहीं होता। भाई ये क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो बढ़ोतरी, है ना। जैसे मैं कह दूँ कि भाई आज है ना $1 का इंक्रीमेंट हुआ पर्टिकुलर किसी चीज़ पे, तो $1 ऐसे बोल दो, चाहे तुम अपनी भाषा में बोल दो, भाई मेरे लिए तो $1 75 रुपये होता है लगभग, है ना, तो 75 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, या वो कह देगा $1 का हो गया, या जिनकी जो करेंसी होगी वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, तो उनको बस डिफरेंस चाहिए कि बढ़ा कितना, तो बड़ा $1 वो अपने हिसाब से जोड़ लेगा, तो बड़ा कितना तो इतना बड़ा। तो आपको यह मात्रक नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं लिखना है तो केल्विन लिख देना, क्योंकि इसका मात्रक किलो केल्विन था तो वो केल्विन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट भी ऐड कर सकते। अब बच्चों विलयन का क्वथनांक, तो हम कहेंगे विलयन मतलब पानी में ग्लूकोज मिला दिया, तो कितना क्वथनांक हुआ, तो मैं कहूँगी भाई पहले पानी कितने पे उबलता था, पानी इसलिए क्योंकि देखो जलीय विलयन है, 1 किलो जल में ग्लूकोज घोला, तो हम कहेंगे जल का क्वथनांक प्लस, तो भाई जल का क्वथनांक प्लस क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी। अब बच्चों जल का क्वथनांक तो होता है 100 और उन्नयन था 0.052, तो आपका आंसर है 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। आप चाहे तो केल्विन में भी जोड़ सकते थे, है ना, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जल का क्वथनांक 373 और बढ़ोतरी कितनी हुई 0.052, तो आंसर 373.052 विलियन का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे वाला केल्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8, बेंजीन का क्वथनांक 353.23, ठीक है, बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है। जब 90 ग्राम बेंजीन में 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाया गया, तो बच्चों देखो कैपिटल W तो है 90 ग्राम, है ना, बेंजीन 90 ग्राम था, अवाष्पशील विलेय स्मॉल w कितना मिलाया, तो तुम कहोगे 1.80 ग्राम मिलाया, ठीक है। तो इसका क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो गया। पहले कितना था, 353 पॉइंट समथिंग, कुछ मिलाया तो बढ़ के इतना हो गया। तो मुझे तो क्वथनांक उन्ने डेल्टा टी भी चाहिए, मतलब कितना बड़ा, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई डेल्टा टी भी लिख दो। तो बच्चों डेल्टा टी भी कितना है, तो 354.11 माइनस, तो माइनस है 353.23, ठीक है, जो भी आंसर है हम लिख देंगे। अब विलेय का अणुभार ज्ञात करो, भाई आपने क्या मिलाया वो तो आपको पता नहीं, और के बी कितना है, तो के बी बेंजीन के लिए है बच्चों 2.53 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। तो अब हम यूज़ करेंगे क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला। तो बच्चों डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। अब देखो क्या क्या डेटा दे रखा है, तो हम कहेंगे डेल्टा टी बी 354.11, 354.11 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, 353.23, ठीक है, तो 0.88 आ जाएगा। तो यहाँ तो आपका आया 0.88, ठीक है। अब क्या था, केल्विन में से केल्विन माइनस करोगे तो भी यही, और डिग्री सेंटीग्रेड होता तब भी डिफरेंस ही आता बच्चों, है ना। तो अब डेल्टा टी बी की जगह रख देती हूँ मैं 0.88 इक्वल्स टू 1000, के बी कितना है तो हम कहेंगे 2.53, स्मॉल w विलेय कितना बोला 1.80, कैपिटल W विलायक कितना है 90 ग्राम, और स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉइंट उड़ा दो, 2 0 आ गए आपके पास। अब 90 और 180 2 टाइम्स, फिर ये 2 0 कैंसिल कर लेते, ठीक है। अभी स्मॉल m फाइंड करना है, स्मॉल m उधर ले जाओ। तो बच्चों तुम्हारे पास है 20 इंटू 10 200, 200 मल्टीप्लाई विथ 2.53 डिवाइडेड बाय 0.88, सॉल्व कर लो। 200 मल्टीप्लाई विद 2.53, ठीक है। तो 200 को 2.53 से मल्टीप्लाई किया, 506 डिवाइडेड बाय 44 कर दो, सॉरी 88 करना है, तो सॉल्व करेंगे बच्चों। 200 तो सही किया ना हमने, 92 ज़ा 180, 200, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई विथ 2.53 डिवाइडेड बाय 0.88, तो बच्चों आई थिंक ये आना चाहिए आपका 575, चेक करेंगे आप 575 है या कुछ और है आंसर। फिफ्टी 57.5, ओके, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया हमने। 1000 था ही सही, के बी था स्मॉल w 1.80, ठीक है, पॉइंट उड़ाया 2 0 आ गया। अच्छा यहाँ मिस्टेक किया, 92 ज़ा 180 है ना, 90 का 2 टाइम्स 180, तो यहाँ एक 0 हमने ज़्यादा ले लिया, ठीक है भाई। 200 की जगह 20 लिख दिया, 20 इंटू 10, तो ये लगभग 57.5, तो आपकी बुक में लगभग 58 आंसर दिया हुआ है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.8, पैटर्न आपको समझ में आ गया, करना कैसे है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। 750 मिलीमीटर मरकरी दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। ओके, देखो वेपर प्रेशर तो मिलेगा, पानी तो 100 पे उबलता है, पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो 99 दे रहा है। तो बच्चों पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तब उबलता है जब वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब हम मान के चलते 1 ATM यानी 760 मिलीमीटर, और वायुमंडलीय दाब कम कर दिया तो पानी जल्दी उबल जाएगा। ठीक है, तो 99.63। अब 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि विलयन का क्वथनांक बढ़कर 100 हो जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले 500 ग्राम कैपिटल W कितने में मिलाना है, तो हम कहेंगे 500 ग्राम जल, कितना सुक्रोज मिलाएं, तो स्मॉल w क्वेश्चन। सुक्रोज का अणु भार तो बच्चों C12H22O11, अणु भार कैलकुलेट कर लोगी 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, Kb, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा बच्चों एग्जाम में, Kb जल के लिए, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन, पिछला वाला तो बेंजीन के लिए था, उसके पिछला वाला क्या था, जल के लिए था। तो जल का Kb फिक्स है, तो एनसीईआरटी में एक बार ही देता है वैल्यू कि भाई Kb इतना है, अब आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो Kb आ गया। अब क्वथनांक बढ़कर 100 हो जाए, तो बच्चों पहले क्वथनांक 99.63 बढ़ के कितना हो गया 100, तो आपसे पूछा है क्वथनांक उन्नयन, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू 100 माइनस 99.63। तो क्या करेंगे, 1 में से 0.63 माइनस करेंगे तो आई थिंक 0.37। ओके, ठीक है, अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आपको ये नहीं देखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड है इसको केल्विन में बदल दें, गलत हो जाएगा, है ना। अंतर है, अंतर फिक्स रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सेंटीग्रेड है या केल्विन है। ओके, अब आपको क्या करना है, स्मॉल w फाइंड करना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इक्वल्स टू, बोलेंगे 1000 इंटू KB इंटू, बोलो भाई, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। ओके, तो बच्चों डेल्टा TB तो तुम्हारे पास है ना 0.37, तो 1000 इंटू KB, याद रखना, मतलब एग्जाम में गिवन होगा, याद तो क्या रखेंगे, बट फिलहाल आइडिया रखेंगे भाई कहाँ KB इतना था। स्मॉल w आपको फाइंड करना है, कैपिटल W कितने में घोला, तो 500 ग्राम में घोला, और स्मॉल m कितना है, तो दिस इज 342। ठीक है, आप कैंसिल कर दो, 500 और 1000 2 हो गया। ठीक है, तो अभी स्मॉल w फाइंड करना है, तो 0.37 मल्टीप्लाई विथ 342 डिवाइडेड बाय 3 एंड 0.52। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर फाइंड करो, देखो क्या आता है ना, मैच करेंगे आंसर हमारे साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0.37 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 0.37 मल्टीप्लाई विथ 342। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन आना चाहिए तुम्हारा 121, सॉल्यूशन आएगा बच्चों 121.67। ओके, तो आपका आंसर आना चाहिए 121.67। ठीक है, किस में आएगा, तो हम करेंगे ग्राम्स में। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको और मैच करेंगे आंसर। हम्म 127.67 ग्राम्स। क्लियर, तो यहाँ कंप्लीट हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन है ना बच्चों, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, इबुलियोस्कोपी क्या है। तो आई थिंक पूरा लेक्चर आपका कंप्लीट। क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, ग्राफ कैसे बनाना है ना, तो यहाँ कोई दिक्कत आनी नहीं है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक में अवनमन क्यों होता है, फिर फॉर्मूले और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन एंजॉय ऑनलाइन स्टडी एंड गुड बाय।